नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल फतेह अल सीसी का राष्ट्रपति भवन में होगा आज परंपरागत स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री के साथ दोनों देशों के हितों पर होगी द्विपक्षीय बैठक। अपने वोट की ताकत समझें युवा। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अपील। इस बार की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में ढही इमारत, 14 लोग सुरक्षित निकाले गए। मलबे में अभी 3 लोगों के दबे होने की आशंका। तलाशी अभियान जारी। और मुर्शिदाबाद पहुंचा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। गंगा विलास के सैलानियों ने किया ऐतिहासिक काठगोला पैलेस का भ्रमण। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया है और वो भारत पहुंच चुके हैं। आज उनका राष्ट्रपति भवन में परंपरा के मुताबिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों के आपसी हित, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठकें होंगी। विदेश मंत्री के साथ भी अल सीसी की बातचीत होगी। ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी हिस्सा लेगा। इसके पहले मिस्र के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और सितंबर 2016 में भारत का राजकीय दौरा किया था। भारत और मिस्र इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे। सीसी अपनी यात्रा के दौरान भारतीय व्यापार समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और मिस्र के बीच वर्षों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों में दिखाई देते हैं। ये बहुआयामी संबंध साझा सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता, रक्षा क्षेत्र में सहयोग और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समान दृष्टिकोण पर आधारित हैं। दोनों देश बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करते हैं। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2021-22 में 7 अरब 26 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। मिस्र को 3 अरब 74 करोड़ भारतीय निर्यात किया गया और मिस्र से भारत को 3 अरब 52 करोड़ के आयात के साथ व्यापार काफी संतुलित था। 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3 अरब 15 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, जिनमें रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि व्यवसाय और खुदरा शामिल हैं। इस यात्रा से भारत और मिस्र के बीच वर्षों पुरानी साझेदारी के और मजबूत होने की उम्मीद है। मिस्र भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में खास स्थान रखता है। ये स्थिति ही काहिरा को दिल्ली के लिए अनमोल साझेदार बनाती है। भूमध्य सागर से हिंद प्रशांत क्षेत्र तक के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और मिस्र बेहतर साझेदार बनते हैं। मिस्र भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि 2022 में सितंबर और अक्टूबर में देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने काहिरा का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। अमृत, अगर मैं सीधे कहूं, किन शब्दों में, किन मायनों में, किन अर्थों में उनकी यात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है बायलैटरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जैसे हमारी रिपोर्ट ने बताया कि हमारे ट्रेड रिलेशंस, हमारे हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल रिलेशंस
प्रेजेंट डे में हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, और दूसरा रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अरब वर्ल्ड का एक इम्पोर्टेंट देश है मिस्र, और अफ्रीका के गेटवे पे बैठा है, सुएज कैनाल के साथ इंडियन ओशन से रेड सी को लिंक अप करता है, यूरोपियन ट्रेड जो करीब $700 बिलियन का है। तो आप अगर उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं तो मिस्र एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है। दूसरी बात यह है कि जो बायलैटरली आप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस पार्टनरशिप के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। आज जब दोनों राष्ट्र प्रमुख बैठेंगे, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल-सीसी अपनी डेलीगेशंस के साथ, तो इन मुद्दों पर चर्चा होगी कि ट्रेड को कैसे आगे लेके जाया जाए तमाम क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स और एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। ग्रोइंग इकोनॉमी है इजिप्ट, तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। दूसरा डिफेंस पार्टनरशिप जो है, आप जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं, आर्मी में अभी राजस्थान में ड्रिल हो रही थी। इनफैक्ट 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक उनकी मार्चिंग कंटिंजेंट होगी जो मार्च करेगी कर्तव्य पथ पे पहली बार। तो फिर आपकी नेवल पार्टनरशिप है, नेवल एक्सरसाइजेज आपकी होती हैं। आपकी G20 पर आपने उनको एक गेस्ट कंट्री के तौर पे इनवाइट किया आपकी अध्यक्षता के दौरान। तो आप एक इम्पोर्टेंस जो अटैच करते हैं इस रिलेशनशिप को, वो कंप्लीटली डिस्प्ले पे है कि आपने उनको उनके राष्ट्रपति को अपने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। ये एक बड़ा ऑनर है जो भारत देता है बहुत ही चुनिंदा मुल्कों को, और उसमें इजिप्ट को पहली बार या मिस्र को पहली बार ये ऑनर प्रदान किया जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि कितना इम्पोर्टेंस भारत अटैच करता है इस रिलेशनशिप को। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये विजिट, और खासकर इजिप्ट के कोई पहले राष्ट्र प्रमुख होंगे जिनको कि इनवाइट किया गया रिपब्लिक डे समारोह में भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। आज 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी वोटिंग बेमिसाल है और मैं जरूर वोट करूंगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में चुनाव के लिए जागरूकता पैदा करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस में हम युवा और भावी मतदाताओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के भविष्य की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। युवा लोगों के पास, आप सब जानते हैं कि एनर्जी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एक नया दृष्टिकोण के रूप में समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। आपकी चुनावी भागीदारी से सजग नागरिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। आपकी चुनावी उदासीनता न तो आपके अपने हित में है और न ही देश के हित में है। लोकतंत्र में आपका स्टेक सबसे ज़्यादा है, इसलिए युवाओं को अपने वोट के महत्व यानी उसकी ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। मेरे युवा साथियों, मतदान एक अनूठा अनुभव होता है, इसलिए इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस थीम को अपनाएं, इसमें विश्वास करें, इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और जहां तक भी संभव हो इसे प्रदर्शित करें। और मतदाता दिवस पर आज निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति साल 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2022 के दौरान चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभ चुनाव, मतदाता सूची और मतदाता जागरूकता के साथ आउटरीच में योगदान जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो ऋषि, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और हम जानते हैं कि सरकार की, निर्वाचन आयोग की लगातार वर्षों से ये कोशिश रही है कि हर बार, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभाओं के चुनाव हो, उसमें भागीदारी बढ़े, वोट प्रतिशत बढ़े। क्या लगता है कि आज जब हम 17वां ये निर्वाचन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं, इस बात को, इसको आत्मसात करते हुए भारत और भी आगे बढ़ेगा और जो मत फीसद है आने वाले वर्षों में जो चुनाव होंगे उसमें और भी इजाफा देखने को मिलेगा? बिल्कुल असीम, जिस तरीके आज हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मना रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही के दिन जो चुनाव आयोग है वो अस्तित्व में आया था 25 जनवरी सन 1950 को, लेकिन 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और ये निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के अवसर पर इस बात को स्वीकार किया गया कि अब मतदाताओं में जो स्वीप कार्यक्रम के तहत है, जो कार्यक्रम है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतदाताओं को आकर्षित करना है और उन्हें न सिर्फ उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है बल्कि उनके कर्तव्यों के बारे में भी बताना है और कैसे एक वोट ज़रूरी है, इस बात को समझाने के लिए और प्रचारित करने के लिए बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक 13वां आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस दिन को हम इस बात के लिए भी याद करते हैं कि कैसे हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक कड़ी के रूप में जो निर्वाचन आयोग की जो पहल है, एक जो सबसे बड़ी पहल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो जिम्मेदारी संविधान ने उनको दी है, उसके तहत वो जो सबको बराबरी का जो अवसर प्रदान करने का जो एक प्लेटफॉर्म बनता है, जिसमें चुनाव के दौरान सभी का जो वोट का जो मूल्य है वो एक समान होता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो। सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि उसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हों और वो भारत का नागरिक हो। तो इसी कड़ी में जब हम देखते हैं कि जो आज का जो मतदाता दिवस है, जिसमें कि हम देखते हैं कि आज जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ मतदाता दिवस के अवसर पर देशवासियों को संबोधित करेंगी, मतदाताओं को संबोधित करेंगी, बल्कि ऐसे लोग जो कि इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी प्रणाली में बड़ी पारदर्शिता के साथ जो चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, उनको पुरस्कृत भी करेंगी। इसके अलावा अगर आज के कार्यक्रम को देखें तो एक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक गीत है, जो थीम है, उसको भी आज लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक का जो प्रकाशन चुनाव आयोग ने करवाया है, वो पुस्तक बताती है कि कैसे चुनाव आयोग राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अपनी भूमिका निभाता है और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो पूरी प्रक्रिया है, उससे संबंधित पहले राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया की पूरी पुस्तक है, वो आज राष्ट्रपति को भेंट की जाएगी। तो आज तमाम कार्यक्रम होंगे और असीम, देश का ये ऐसा कार्यक्रम है जो कि एक बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, यानी कि राष्ट्रपति से लेकर एक आम मतदाता तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेहद बड़ा कार्यक्रम है और राष्ट्र भर में आज हम देख रहे हैं कि न सिर्फ राष्ट्र की राजधानी से लेकर राज्य की राजधानी, बल्कि ज़िलों में और बल्कि कस्बों में और बूथ तक इसका मैनेजमेंट है और इसको प्रचारित करने के लिए कि हमें अपना वोट ज़रूर डालना है और मतदाताओं की जो सहभागिता है उससे कैसे एक अपनी चुनी हुई सरकार को अपने हित में स्थापित करने वाली सरकार को हम चुनते हैं। तो इस कड़ी को बहुत बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है लोकतंत्र की एक मजबूत कड़ी के रूप में, उसको लोकतंत्र को मजबूत करने के रूप में। बिल्कुल, आप सिर्फ एक मतदाता नहीं है, आपका ये एक संवैधानिक अधिकार है और इस संवैधानिक अधिकार जो आपको संविधान ने प्रदत्त किया है, उसको आपको ज़रूर प्रयोग में लाना चाहिए। और जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा भी कि ये जो उदासीनता है, ये आपके लिए भी घातक है, आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है और एक मजबूत होते लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मतदाता होने का जो फर्ज है उसे निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, खबर लखनऊ से है। लखनऊ के वजीर हसनगंज मार्ग पर 5 मंजिला इमारत ढह जाने के बाद लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। पूरी रात यहां का प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी रही। इमारत में 14 से 15 परिवार रह रहे थे। अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 3 लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की संभावना है।
डीडी न्यूज से बातचीत में लखनऊ के जिलाधिकारी ने बताया कि मलबे में फंसे लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है, उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। विकास हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए। विकास, क्या कुछ ताज़ा स्थिति? हमने सुबह देखा डीएम कह रहे थे कि लगातार उनसे बातचीत चल रही है, इस वक्त क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? बिल्कुल, इस वक्त भी जिंदगी को बचाने की जंग जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम यहां पर लगी हुई है उन तीनों जिंदगी बचाने के लिए। यहां पर ये सर्च ऑपरेशन लगभग अब 14 घंटे हो गए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की और लगातार मेहनत कर रहे हैं और जिंदगी बचाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है, सेना की टीम है, एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ है। इनके टेक्निकल हेड्स हैं जो विशेषज्ञ हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, किस तरीके से अंदर नीचे जा रहे हैं एनडीआरएफ के जवान और वहां से पहले धीरे धीरे मलबा निकाल रहे हैं। उस जो टीम को लीड कर रहे हैं उनके अधिकारी, वो उनको बराबर बता रहे हैं किस तरीके से इसको हटाना है मलबा। सबसे बड़ी बात है 5 मंजिला इमारत जो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है, उसके बाद अंदर से जिंदगियों को सुरक्षित निकाल लेना अपने आप में दिखा रहा है इस ऑपरेशन किस तरीके से शासन प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ इस ऑपरेशन को चलाया। और इस ऑपरेशन में हमने खास तौर से देखा कि पूरी रात यहाँ पर आला अधिकारी पूरी रात यहाँ पर मौजूद रहे, चाहे वो मंडला आयुक्त हो, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे पुलिस के बड़े आला अफसर हो, सब यहाँ पर तकरीबन पूरी रात यहाँ पर मौजूद रहे और अब भी उन्हीं की निगरानी में ये काम चल रहा है। तकनीकी विशेषज्ञ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि जो इस तरीके की बिल्डिंग ढहती है उसमें किस तरीके से जिंदगियों को सुरक्षित निकाला जाए, वो सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे में किस तरीके से मलबे को काट के नीचे जा रहे हैं, ड्रिल मशीन से बराबर छेद कर किस रास्ते से नीचे जाना है, क्योंकि 5 मंजिला इमारत थी, नीचे के फ्लोर में 3 लोग बताए जा रहे हैं, उन तक किस तरीके से सुरक्षित निकाला जा सके। ऑक्सीजन सपोर्ट नीचे भेजा जा रहा है। कल रात से ही हमने देखा था कि केजीएमयू की मेडिकल टीम यहां पर आ गई थी, एम्बुलेंस के पर्याप्त इंतजाम है और जिन 14 लोगों को यहां से निकाला गया था, अभी सुबह 2 लोगों को निकाला गया था, उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और अब सबसे बड़ी कोशिश यही है कि उन 3 जिंदगियों को बचाने की, उसके लिए लगातार यहाँ पर काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर। और रही बात इसके बाद अभी कार्रवाई का भी सिलसिला शुरू हो गया है। मंडला आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि इस बिल्डिंग के मालिक और बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ मामला पंजीकृत किया जाए और उनके द्वारा, यजदान बिल्डर के द्वारा जो भी बनाई गई लखनऊ में इमारतें हैं उनकी भी जांच कराई जाएगी गुणवत्ता की, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। तो एक तरफ अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है, दूसरी तरफ यहाँ जिंदगी बचाने के लिए जंग जारी है। जी विकास, चूंकि मलबे में लोग फंसे हैं, 3 लोग फंसे हुए हैं, तो सिर्फ ड्रिलिंग के जरिए उन तक पहुंच बनाई जा रही है या फिर जेसीबी मशीन के जरिए जो डेब्रिस है, जो मलबा है, उसको हटाने का काम भी किया जा रहा है ताकि जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो भी पहुंच सके, प्रकाश उन तक पहुंच सके? लग रहा है विकास तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन विकास बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं कि लगातार उन तक ड्रिलिंग मशीनों के जरिए छेद करके उन तक पहुंचने की कोशिशें की जा रही हैं। मेडिकल उन्हें जो ऑक्सीजन है वो उन्हें पहुंचाया जा रहा है। और जैसा कि हमने उनसे सवाल किया कि अगर वो जल्दी से जल्दी डेब्रिस को हटा दें तो फिर जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो उन तक पहुंच पाना सुनिश्चित हो पाएगा, जो नेचुरल सनलाइट है, जो लाइट है, वो वहां तक पहुंच पाएगी। तो एक जान में जान आने की बात होगी कि चलिए कम से कम अब जो हमारे जो रक्षा करने वाले हैं वो हम तक पहुंच रहे। विकास, मेरा सवाल यही था कि ड्रिलिंग मशीन के जरिए तो काम हो रहा है, लेकिन क्या जेसीबी मशीन भी मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं, क्या उसके जरिए अगर जल्दी से जल्दी उन मलबों को हटाया जाएगा तो जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो भी उन तक पहुंच पाएगी और जो रोशनी है, नेचुरल लाइट, वो भी पहुंच पाएगा ताकि उन्हें एक आशा की किरण जो है वो दिखाई दे? देखिए असीम, सबसे बड़ी बात यह है कि जेसीबी मशीन यहाँ पर है और कल से आ गई थी, लेकिन उसका जो काम होता है वो मलबे का यहाँ पे साफ करने काम होता है। लेकिन जो वो बिल्डिंग गिरी हुई है वो 5 मंजिला इमारत थी, तो छत को अचानक से नहीं हटा सकते हैं। किसी चीज को अगर हटाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा बिल्डिंग अगर अंदर की ओर धराशायी हो जाए, जहां वो लोग हैं
जो जिंदगियां जहां पर फंसी हुई हैं, कहीं वो उस मलबे में फंस न जाए, उनकी जिंदगी में कोई दिक्कत ना हो, उनकी जान को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए तकनीकी विशेषज्ञ एक प्लान तैयार करते हैं, उसके अनुसार धीरे धीरे उन तक पहुंच रहे हैं, उनको बाहर निकालने का रास्ता वही बनाते हैं। हमने पीछे इसमें देखा था, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि 2 से 3 यहां पर छत में छेद किए गए हैं। उन 2 छेदों के अंदर से टीम अंदर जाती है, टीम के सदस्य जवान अंदर जाते हैं और धीरे धीरे कर मलबा निकालते हैं, फिर उन तक पहुंचते हैं। उन तक पहुंचने का पूरा रास्ता साफ करते हैं। आप देख रहे हैं अंदर का सामान किस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, और यहाँ पर देखिए कुर्सियां निकाली जा रही हैं अंदर से, जो भी सामान, चूंकि लोग यहाँ रह रहे थे, परिवार रह रहे थे यहाँ पे, तो वो सब सारा सामान धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। विकास की, जैसा कि सुबह बता रहे थे डीएम, सुरक्षित निकाला, आधे से 1 घंटे के दौरान इन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। उम्मीद करें कि जल्दी से जल्दी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो पाएगा। जो 3 अहम जिंदगियां फंसी हुई मलबे में, उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। हम सभी की दुआएं उन तीनों लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर की यात्रा पर निकला MV गंगा विलास रिवर क्रूज अपनी 5 स्टार लग्जरी के लिए बेहद चर्चा में है। इसे देखने की तमन्ना के लिए हर पड़ाव पर लोग खींचे चले आते हैं। DD न्यूज के जरिए आज आपको दिखाते हैं कि आखिर इसमें किस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। तो हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास रिवर क्रूज में, और क्या है ये रिवर क्रूज और किस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं वो सब आपको आज हम दिखाने वाले हैं। और पहली बार DD न्यूज़ पर आप ये चीज़ सबसे देखेंगे। हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी गई हैं और क्या क्या यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ के स्विस सैलानियों को दी जा रही हैं। तो हमारे साथ इस वक्त MV गंगा विलास रिवर क्रूज़ के जो ओनर हैं राज सिंह, वो इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो अब मैं जानना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ कहा जा रहा है, तो क्या है यहाँ की खासियतें और किस तरीके से आप लोगों ने इसको मेंटेन किया? जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, एक जहाज़ से 2 रिवर सिस्टम्स को जोड़ने वाला सबसे लंबा रिवर क्रूज़ है दुनिया में। दूसरी चीज़ क्या है कि गंगा विलास अगर आप देखें इंटीरियर में है, तो आप नीचे से आए हैं तो नीचे की कलर स्कीम्स देखिए और ऊपर की कलर स्कीम्स देखिए किस तरह से है। इसकी आर्ट देखिए, इसकी जो हर चीज़ है वो हाथ की बनी हुई है, हमारे कलाकारों की बनी हुई है। तो आप यहाँ डाइनिंग हॉल में आए हैं, देखिए कि इसकी कलर स्कीम्स क्या है, इसमें कितनी लाइट आती है, और यहाँ भी हर चीज़ जो है वो हाथ की बनी। जो फर्नीचर है आप देखिए वो भी अपना यहीं का है। ये देखिए कि ये कॉलोनियल नहीं है, ब्रिटिश नहीं है, मुगल है, ये अपना पोस्ट इंडियन 50s का है। लाइट्स हैं ये भी हाथ की बनी हुई हैं, ये भी अलग प्रांतों। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। जो चंद्रशेखर, ये अब जो 5 स्टार लग्जरी क्रूज़ है वो कहाँ तक पहुँच गया और क्या कुछ इसको लेकर आपके पास जानकारी है, समाचार है? असीम, मटियारी में मैं इस वक्त हूँ और क्रूज़ मटियारी तक पहुँच चुका है। मटियारी गांव में यहाँ पर अभी जो है विदेशी सैलानी वो भ्रमण कर रहे हैं और तकरीबन 32 ये सैलानी हैं। और यहाँ की जो खासियत है, यहाँ पे जो तांबे का काम चलता है, यहाँ पर जो हाथों से बनाया जाता है, घर घर में बनाया जाता है। आपने मुरादाबाद का नाम तो सुना होगा, मगर यहाँ का अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी कारीगरी से यहाँ पे लोग जो काम है, जो कार्य करते हैं, इतनी महीन कारीगरी यहाँ पर है, उसको वो यहाँ पर सैलानी देख रहे हैं और काफ़ी खुश हैं कि किस प्रकार से पुराने समय में यहाँ पर काम होता था। इवन यहाँ पर जो सरस्वती पूजा के लिए भी तमाम भंडार लगाए गए हैं, उनको भी उन्होंने देखा और उनके बारे में भी जानने का प्रयास किया कि क्या यहाँ पर कल्चर है, क्या प्रचलन है, किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं अपना जीवन बसर करते हैं। तो बेसिकली असीम, ये जो एक यात्रा है वो यात्रा इस प्रकार की है कि उसमें लोग जो हमारा रहन सहन है भारतीयों का वो देखना चाहते हैं। और वैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, अब यहाँ से वो वेस्ट बंगाल की तरफ आए हैं, तो अलग अलग कल्चर के जो रंग हैं, जो जीवन का जो साधन है, आजीविका का जो साधन है, उसको देखने का यहाँ पर वो प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर, और दूसरी बात की ये जो MV विलास के जरिए जो हमारे टूरिस्ट हैं जो इसमें सवार हैं, उनको भी भारत की जो विविध संस्कृति है, जो कल्चर है, जो खान पान है, जो रहन सहन है, उसको भी देखने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिल रहा है। इनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया, चूँकि बीते दिनों आपने इन टूरिस्टों से कुछ खास बातचीत भी की थी, उन्होंने ये कहा था कि भारत का जो एक आतिथ्य सत्कार है उससे हम काफ़ी गदगद हैं, काफ़ी खुश हैं, तो इनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया?
सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि असीम, जैसे ही इन्होंने जो जेटी है यहाँ पर प्रवेश किया था और यहाँ पर जिस तरीके से सांस्कृतिक तरीके से ढोल नगाड़ों के अलावा जो शंख के जरिए यहाँ पर जैसे कि बंगाल का कल्चर है उससे इनका जब जो से अभिनंदन किया गया था तो काफ़ी उत्साहित, काफ़ी खुश थे। उनके यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दिख रहा है और जो फैसिलिटेशन है यानी कि अभिनंदन जिस प्रकार से हम लोग करते हैं, अभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, वो बड़ा लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं, उत्साहित होते हैं उससे। और ये जो सैलानी हैं असीम, आप ये मान के चलिए, क्योंकि हम वर्ल्ड लीडर बनने की बात करते हैं तो अब जो भारत की जिस प्रकार से पोजीशन इस प्रकार इंटरनेशनल लेवल पे बन रही है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो ये सैलानी उन चीज़ों की बातें भी हमसे करते हैं। मतलब अगर वो गांव में जा रहे हैं, गांव को घूम रहे हैं, गांव को देख रहे हैं, तो वो छोटे से लेकर बड़े तक सभी से बात करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग अजीकाओं में जो लोग लगे हुए हैं, जो चाय की दुकान में भी जो चाय चला रहा है, तो वो भी उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं असीम। तो और इनका जो फीडबैक हम लोग ले पाते हैं जब घूम करके जेटी में वापस आते हैं और वहाँ से अपने शिप पर चढ़ते हैं, तो वो काफ़ी खुश होते हैं और वो सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं वो वाकई में भारत में हो रहा है, यानी कि भारत जो विकास की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। और वहाँ के लोगों की जो सोच है, जो एंथुसियाज्म है अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, जो संघर्ष है, उसको भी वो सोचते हैं कि ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों का जो जज्बा है अपने जीवन को आगे बढ़ाने का और विकास की ओर आगे बढ़ने का, वो काफी काबिल तारीफ हैं। और इस चीज को लेकर लगातार ये लोग जो है वो हमसे बातें करते हैं इंटरनेशनल लेवल भारत की छवि को लेकर के और जिस प्रकार से भारत आगे की ओर बढ़ रहा है उसको लेकर के भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के। तो इसके साथ ही आज के एजेंडा के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।